बोला सबको स्क्रीन विजिबल है। रिया आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस भैया विजिबल है। हाँ, वॉइस वगैरह सब ठीक, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, नो। कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक, हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो कल के क्लास में हम आप लोग को बताए थे रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है, और स्टार्ट किए थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, रेजिस्टिविटी के बारे में हम बता दिए थे उनको, रेजिस्टिविटी होता क्या है, कहाँ से आता है। ठीक है, क्या रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में क्या कनेक्शन है, हम क्या उसको बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी को, कब ये रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। हाँ, और रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हम डिफाइन किए थे कि आपका जो कंडक्टर्स होता है वो गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स और इंसुलेटर्स में कैटेगराइज किया गया है। हम आपको पूरा चार्ट बताए थे कि देखिए यहाँ पर अलग अलग जो आपका अगर कंडक्टर्स है तो कंडक्टर्स में मेटल्स है तो मेटल्स का अलग अलग, कंडक्टर्स का अलग अलग रेजिस्टिविटी का वैल्यूज़ है। तो बताए थे जिसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा होता है उसका मतलब वो करंट को ज़्यादा अपोज करता है, करंट को अगर ज़्यादा अपोज करेगा तो वो उतना बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, और जिसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू कम होता है वो उतना ज़्यादा अलाउ करता है करंट को अपने थ्रू पास करने पे। तो जितना ज़्यादा वो करंट को अलाउ करेगा पास करने के लिए वो उतना अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो आपको हम पूरा चार्ट बताए थे रेजिस्टिविटी का। ठीक है, आपके बुक्स में भी है, एशन वाला बुक खोलिएगा तब रेजिस्टिविटी का पूरा चार्ट है। कंडक्टर्स के लिए मेटल्स का और एलॉयज का चार्ट है, उसके बाद नीचे में आपका सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, इस सारे का चार्ट है उस। ठीक है, equals to the resistance of a conductor when the length of the conductor is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। उसके बाद हम आपको यूनिट बताए थे, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। ठीक है, इतना तक हमको रेजिस्टिविटी के बारे में बताए थे। उसके बाद हम स्टार्ट किए थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कि हम क्या होता है कि सर्किट्स में जब अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट होता है उसके थ्रू उसका एक रेटिंग्स होता है। ठीक है, जो अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट होता है उसका अपना एक, इसके थ्रू इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज ही आप लगा सकते हैं और इतना अमाउंट ऑफ करंट ही इसके थ्रू पास कर सकते हैं, अपना एक रेटिंग्स होता है। तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पूरा सर्किट में इतना अमाउंट ऑफ, जैसे कि अगर कोई एक पर्टिकुलर आपका एलिमेंट लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगा हुआ है, उसमें अगर 2 एम्पियर का करंट चाहिए तो उसके लिए हमको ये जरूरी नहीं है ना कि उस पूरे सर्किट में हम 2 एम्पियर का करंट का फ्लो करवाएं। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, कभी कभी किसी का करंट का हो गया या फिर वोल्टेज का हो गया, इसको कंट्रोल करने के लिए किसी पर्टिकुलर डिवाइस में हमको रेजिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ करते हैं हम। ठीक है, जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ना उसको हम बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। रेजिस्टेंस को बढ़ा देने से या घटा देने से सर्किट में क्या होता है, करंट का फ्लो बढ़ जाता है या घट जाता है। ओम्स लॉ से हमको पता था I इक्वल्स टू वी बाई आर, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, किसी कंडक्टर के अक्रॉस को आप पोटेंशियल डिफरेंस को आप बढ़ाइएगा तब I बढ़ेगा, या फिर उस कंडक्टर का आप रेजिस्टेंस को घटा दीजिएगा तब I बढ़ेगा। ठीक है, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो कभी कभार उसके थ्रू जो आपका करंट का फ्लो हो रहा है ना उसको घटाने या बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो करंट है, उसका जो रेजिस्टेंस है ना उस कंडक्टर का, उसको हम घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। वो कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं। ठीक है, एक सिंगल रेजिस्टेंस का ना यूज करके अलग अलग रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाते हैं जिसमें जो नेट रेजिस्टेंस मिलता है हमको, जो इक्विवेलेंट मिलेगा कंबाइन करने के बाद, वो ईच रेजिस्टेंस, जो ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा ना उससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर हमको हाई रेजिस्टेंस चाहिए होता है उसका एक कॉम्बिनेशन बनाता है, उसका एक कॉम्बिनेशन बनता है। फिर अगर हमको एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए होता है, अगर मेरे पास 2 ओम का सिर्फ रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, 2 ओम का मेरे पास 4 या 5 रेजिस्टेंस गिवन है, बट हमको क्या चाहिए कि हमको 1 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है। ठीक है, 1 ओम का रेजिस्टेंस हमको रिक्वायर्ड है, बट मेरे पास जो रेजिस्टर्स अवेलेबल है, रेजिस्टर्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है वो आपको मार्केट में अवेलेबल रहता है अलग अलग। आपका जैसे कि 2 ओम का हुआ, 4 ओम का हुआ, आपको मार्केट्स में अवेलेबल रहता है। बट अगर आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस का जरूरत है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, बट आपके पास क्या है सिर्फ 2 ओम का रेजिस्टर्स गिवन है, तो आप क्या करते हैं उसको एक कॉम्बिनेशन करके, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स को आपस में एक ऐसे कनेक्शन करते हैं ना, जो मेरा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है वो हमको 1 ओम मिल जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर मेरे पास सिर्फ 2 ओम्स का रेजिस्टेंस, हमको 10 ओम का रेजिस्टेंस की जरूरत है। ठीक है, उस केस में भी हम क्या करते हैं कि मेरे पास जो अलग अलग 2 ओम का छोटा छोटा जो रेजिस्टर्स है ना उसको आपस में ऐसे कंबाइन करते हैं कि जो मेरा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिले ना वो 10 ओम का मिल जाए। ठीक है, तो हमको रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है क्योंकि वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स हो सकता है हमको कभी मार्केट में ऐसे अवेलेबल ना हो। जैसे आप
सामान वगैरह खरीदने जाते हैं, जब कोई मार्केट में कोई सामान खरीदने जाता है ना, तो कोई अगर आपके पास कोई आप सामान लिए 100 रुपीज़ का, ठीक है, कोई आप सामान लिए 100 रुपीज़ का, तो आपके पास ये जरूरी नहीं है ना कि हमेशा पॉकेट में एक 100 रुपीज़ का नोट होगा। ये तो जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा पॉकेट में एक 100 रुपीज़ का नोट होगा। हो सकता है आपके पास 10 रुपीज़ का 10 गो नोट हो सकता है आपके पास 20 रुपीज़ का 5 गो नोट या हो सकता है आपके पास 50 रुपीज़ का 2 गो नोट या फिर हो सकता है आपके पास चिल्लर कुछ भी हो। तो आप क्या करते हैं, अलग अलग नोट्स को, जैसे कि 5 रुपया का कुछ इतना होगा, 10 का इतना होगा, 20 का इतना होगा, आप सबको कंबाइन करके 100 रुपीज़ बनाते हैं। ठीक है, एक चीज करते हैं। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको जैसा रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से हम रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, तो दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का खासियत क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है, जो हमको कॉम्बिनेशन करने के बाद जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है ना, अभी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में आएंगे कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आप इसको कैसे आप प्रैक्टिकली समझ कैसे सकते हैं ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो उस सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, जो हमको नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है ना, उसका जो वैल्यू मिलता है ना, वो ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हाई मिलता है। ठीक है, अगर उसमें 5 गो 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, तो जो आपको नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा ना, वो आपको 1 ओम से ग्रेटर मिलेगा। या फिर हम बोले कि आपके पास 5 गो अलग अलग लगा हुआ है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। इस तरह आपको एक 1 ओम का लगा हुआ है, एक 2 ओम का लगा हुआ है, एक 3 ओम का लगा हुआ है, एक 4 ओम का लगा हुआ है, एक 5 ओम का लगा हुआ है। तो फिर जब कॉम्बिनेशन करने के बाद उसका जो एक नेट इक्विवेलेंट आप निकालिएगा ना, तो जो नेट इक्विवेलेंट निकलेगा वो ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस का वैल्यू को ग्रेटर करने के लिए, जब हमको ज्यादा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ता है, हाई रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ता है, तब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। उसी तरह अगर हमको लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ा, आपके मन में अब ये सवाल आना चाहिए था कि हम ये चीज पढ़ चुके हैं, ये चीज पढ़े हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर का ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसका लेंथ पे और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या करें, उस कंडक्टर का लेंथ बढ़ा देते हैं या फिर उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली आपके पास आप उस प्रैक्टिकली आप वो चीज नहीं कर सकते। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है, जिसका डाया क्या है, डी है, और लेंथ क्या है, एल है, ये है, और इसका रेजिस्टेंस है आर है। इसका जो रेजिस्टेंस है ना, ये आर है। अब आपको हम क्या बोल रहे हैं कि हमको आर नहीं चाहिए, हमको एक कंडक्टर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस ग्रेटर देन आर हो। हमको आर नहीं चाहिए, जिसका कंडक्टर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस ग्रेटर देन आर हो। तो आप क्या बोलिएगा, अगर इसका रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो हम दो काम कर सकते हैं। एक, ठीक है, कि दो काम कर सकते हैं ना, पहला काम कर सकते हैं इसका लेंथ को बढ़ा दो। पहला काम कर सकते हैं, ये जो कंडक्टर दिख रहा है ना, इसका लेंथ को बढ़ा दो। लेंथ को कैसे बढ़ाएंगे, एक ऐसा ही एक और कंडक्टर लेंगे, सिमिलर कंडक्टर, उसको इसको एंड टू एंड कनेक्शन कर देंगे। कर सकते हैं ना हम ऐसा। हम क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं ऐसा एक और कंडक्टर लिए हैं हम, ये हो गया जो मेरा कंडक्टर था, हाँ, इसको ऐसे एंड टू एंड कनेक्शन कर दिए। ये इसका क्या हो गया, ओवरऑल लेंथ इंक्रीज हो गया। अगर इसका ओवरऑल लेंथ इंक्रीज हो गया तो हमको पता है जो आर होता है आपका, ठीक है, अब जो ये जो नया कंडक्टर बना ना, अब जो इसका रेजिस्टेंस होगा ना, आर डैश, ये क्या होगा आपको पता है, ग्रेटर देन आर होगा, क्योंकि इसका जो ओवरऑल लेंथ है वो इंक्रीज हो गया है। और हमको पता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, अगर आप लेंथ को इंक्रीज कीजिएगा तो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, हम बोले कि इस आर को घटाना है। ठीक है, हम क्या बोले, इस आर को घटाना है। ठीक है, हमको जो चाहिए ना, ये जो कंडक्टर दिख रहा है ना, इसका रेजिस्टेंस आर, हमको आर नहीं चाहिए, हमको एक ऐसा कंडक्टर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू लेस देन आर हो, लेस देन आर हो। उस केस में आप क्या बोलिएगा कि हमको ये चीज पता है ना कि आर जो क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हमको ये चीज पता है, जो आर होता है मेरा, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या करें, अगर इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर दें, इस कंडक्टर का अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर दे, तो आर क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, होगा ना। हम ये बोल रहे हैं कि क्या किए, ये जो मेरे पास एक कंडक्टर था, ये जो कंडक्टर है मेरा, जिसका डाया कितना है, डी है, हम क्या किए, एक और कंडक्टर लिए,
ठीक है, सेम लेंथ का, उसका डाया क्या है, उसका भी डाया डी है, उसको एज ए कनेक्शन कर दिया, ये दोनों क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब इसका ओवरऑल जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो गया। अगर आप ध्यान दीजिए, पहले डी था, अब क्या हो गया, ये 2D हो गया। अब इसका जो ओवरऑल डाया था वो इंक्रीज हो गया। अगर डाया इंक्रीज हो गया तो हम बोल सकते हैं इसका क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, वो इंक्रीज कर गया। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो गया तो आपको ये चीज पता है, जो आर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका इंक्रीज कर गया तो हम ये बात बोलेंगे, इसका जो रेजिस्टेंस आएगा ना इस कंडक्टर का, ये क्या आएगा, इस लेस देन आर आएगा। बोल सकते हैं ये चीज। इसका जो ये जो यस। इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इस कंडक्टर का, उसका क्या आएगा, लेस देन आर आएगा। तो मेरे पास दो तरीका हुआ। ठीक है, एक जब लेंथ रेजिस्टेंस को बढ़ाना था उस समय हम इस दो कंडक्टर का ओवरऑल लेंथ को हम इंक्रीज कर दिए। जब मेरे पास रेजिस्टेंस को हमको बढ़ाना था तो हम ओवरऑल लेंथ को इंक्रीज कर दिए, और जब रेजिस्टेंस को घटाना था तो ओवरऑल क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था ना उसको इंक्रीज कर दिए। तो मेरे पास दो तरीका हो गया। ठीक है, अब उसी तरह आप यहाँ समझिए, अब हम रेजिस्टेंस को ऐसे ड्रॉ करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आप सर्किट सिंबल्स में पढ़े हैं रेजिस्टेंस को, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, एकदम सेम चीज है। देखिए, ये एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। इसका लेंथ कितना है, एल है। हम लेंथ का बात करते हैं अभी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ होगा, हमको उससे मतलब नहीं है। हम बोल रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको आर नहीं चाहिए। ठीक है, हमको आर नहीं चाहिए, हमको 2R चाहिए। हमको जो है सर्किट में ना, हमको आर का जरूरत नहीं है, हमको 2R का जरूरत है। ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा, 2R करने के लिए हम क्या करेंगे, 2R करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ये तो मेरा था ही मेरे पास एल लेंथ का एक कंडक्टर, एक और लेंगे इसी तरह सिमिलर एल लेंथ का कंडक्टर, एक और लेंगे इसी तरह एल लेंथ का कंडक्टर, उसको क्या करेंगे, एंड टू एंड कनेक्शन कर देंगे। तो इसका लेंथ कितना था, एल, इसका लेंथ कितना हो गया, एल। ठीक है, अब क्या किए, आपके पास कंडक्टर एक कंडक्टर था जिसका रेजिस्टेंस आर था, जिसका लेंथ एल था, बट सर्किट में हमको आर का जरूरत नहीं था, हमको 2R का जरूरत था। ठीक है, हमको क्या था, 2R का जरूरत था। तो आप क्या बोलिएगा, तो अगर 2R का जरूरत है तो ठीक है, हमको ये चीज पता है कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दें, अगर ओवरऑल लेंथ मेरे कंडक्टर का इंक्रीज हो जाए, अगर इफेक्टिव लेंथ बोले, ठीक है, अगर वो इंक्रीज हो जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और रेजिस्टेंस लेंगे और उसको एंड टू एंड कनेक्शन कर देंगे। उसको क्या करेंगे, एंड टू एंड हम कनेक्शन कर देंगे। अगर एंड टू एंड कनेक्शन कर देंगे तो आपको पता है, अब ये जो कंडक्टर दिख रहा है हमको, अब ये सिंगल कंडक्टर जो दिखेगा हमको, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, अब ये 2R हो जाएगा। आपको ये चीज पता हो गया ना, अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। इंक्रीज कर दिया, क्यों, क्योंकि इसका जो ओवरऑल लेंथ जो दिख रहा है, अब आपको दो नहीं दिखना चाहिए, अब आपको एक सिंगल दिखना चाहिए। जो हम यहाँ सर्कल की है ना, उसके सिंगल कंडक्टर को आप देखिएगा तो उसका जो ओवरऑल लेंथ आपको दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 2L दिख रहा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, आप जैसे इसका लेंथ को L से 2L कीजिएगा, इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो बढ़ के R से 2R हो जाएगा। ठीक है, घर में हम वैसे ही करते हैं, जब हमको जरूरत रहता है ना तो हम क्या करते हैं, ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, ये क्या है, एक वायर, सांप नहीं है, वायर। ठीक है, बोल देते हैं ये कॉपर वायर। जिसका लेंथ कितना है, ये जो लेंथ दिख रहा है आपको, ये कितना है, एल है। ठीक, इसका रेजिस्टेंस बोलते हैं, इस कॉपर वायर का रेजिस्टेंस होगा कुछ आर होगा, और इसका डायमीटर होगा कुछ, इसका ये कुछ डायमीटर होगा, हम बोलते हैं ये डी होगा। हाँ, ये आपका वायर हो गया। ठीक है, हमको क्या करना है, हम बोल रहे हैं कि एक हमको जो रेजिस्टेंस है ना सर्किट में वो आर नहीं चाहिए, हमको 2R चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ही एक एल लेंथ का एक और कॉपर वायर को लेंगे और जोड़ देंगे इससे, एंड टू एंड क्या कर देंगे, कनेक्शन कर देंगे। ऐसा ही एक और वायर लेंगे और जोड़ देंगे इससे। सांप नहीं है, ठीक है ना, तो क्या है, वायर है, तो डरिएगा नहीं, सांप नहीं है ये।
इसका भी लेंथ कितना है? एल लेंथ का एक वायर लिए, एक दूसरा एल लेंथ का एक कॉपर वायर लिए जिसका डायमीटर कितना है? डी है। एक और कॉपर वायर को लिए, इसका डाया कितना है? इसका भी डाया क्या है आपका? डी। ठीक, तो इसका भी रेजिस्टेंस अगर हम बोले कि इसका भी रेजिस्टेंस क्या है? आर है। देखिए, जो चीज़ हम यहाँ दिख रहा था, जो चीज़ यहाँ कर रहे थे, दो रेजिस्टेंस को ऐसे एंड टू एंड कनेक्शन कर रहे थे, यही चीज़ यहाँ प्रैक्टिकली जो हम करते हैं, दो कॉपर वायर को जोड़ते हैं ना, दो वायर्स को जोड़ते हैं हम। तो यहाँ क्या किए? दो वायर्स को जोड़े हैं। तो ये पहला वायर क्या था? एक कंडक्टर था जिसका रेजिस्टेंस आर है। ये चीज़ तो यहाँ किए हैं, ये चीज़ तो यहाँ किए हैं। ये पहला वायर क्या है? ठीक है, ये जो पहला वायर आपको दिख रहा है, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। वही चीज़ यहाँ है, जो सेकंड वायर है वो क्या? एक और दूसरा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। एक चीज़ यहाँ भी किए हैं हम, एक और दूसरा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है आपका? आर है। और दोनों को क्या किए हम? एंड टू एंड कनेक्शन किए हैं। दोनों क्या दिख रहा है यहाँ? हम एंड टू एंड कनेक्शन किए हैं दोनों को। तो एंड टू एंड कनेक्शन करने से क्या हुआ? इसका ओवरऑल लेंथ बढ़ गया। अब जो वायर आपको दिख रहा है ना, अब जो वायर आपको दिख रहा है जोड़ने के बाद, अब एल लेंथ का नहीं दिखेगा, अब आपको क्या दिखेगा? 2L लेंथ का दिखेगा। इसका ओवरऑल जो लेंथ है वो बढ़ गया। तो अगर ओवरऑल लेंथ बढ़ गया तो हमको पता है अगर लेंथ बढ़ता है तो उसका क्या होता है? आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। ये होता है पहला तरीका। ठीक है, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का पहला तरीका है, पहला कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को हम लेंथ वाइज कनेक्शन करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? हम लेंथ वाइज कनेक्शन कर रहे हैं। और लेंथ वाइज कनेक्शन से क्या होता है? जो मेरा इफेक्टिव लेंथ होता है, जो ओवरऑल लेंथ होता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। अगर ओवरऑल लेंथ मेरा इंक्रीज हो जाता है तो हम बोल सकते हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद जो हमको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा देर में आएंगे, ये क्या होता है। ठीक है, क्यों इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा ना, उसका क्या होगा? उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो इस दोनों कंडक्टर से बड़ा होगा। ठीक है, जो हमको यहाँ मिल रहा है क्या मिल रहा है? 2R मिल रहा है। अब जो 2R है ना, वो इस पहले वाले कंडक्टर का क्या है? R है, उससे भी बड़ा है। दूसरे वाले कंडक्टर का क्या है? R है, उससे भी बड़ा है। ठीक है, उसी तरह अगर हम यहाँ बोले, हम इक्वल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए थे ना, अब इक्वल रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं करके हम ऐसे कर रहे हैं। enrolled, who enrolled? Jay. Okay, okay, I have accepted. तो बोलिए ज्वाइन हो जाने के लिए। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे जो दोनों हम इक्वल रेजिस्टेंस लिए थे, आर और आर। ठीक है, और लेंथ क्या था? इसका भी एल था, इसका भी एल था। तो इसको भी आपको इजी हो, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इसका लेंथ को हम 2 टाइम्स कर दिए तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 2 टाइम्स हो गया। अब हम ऐसे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं देखिए, हम ये मेरा एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? R1 है। ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है? R2 है। हमको बस ये चीज पता है अब, ठीक है, और कुछ नहीं पता। हम क्या बोल रहे हैं अब? हमको ये बताइए, हमको मतलब कैसे पता चलेगा ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? देख के कैसे पता चलता है कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? ठीक है, तो अगर आपको लेंथ वाइज कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है, कि जो मेरा कॉम्बिनेशन होने के बाद जो आपको नेट जो एक रेजिस्टेंस दिखेगा ना, उसका अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, लेंथ वाइज कनेक्शन मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? अगर R1 और R2 है, अब हम बोले कि जो, अब इसके बाद हम बोले कि ये जो मेरा पूरा एक सिंगल कंडक्टर बन गया है। ठीक है, अभी पहले हम क्या था? ये डिफरेंट 2 कंडक्टर था। ये पहला कंडक्टर था जिसका रेजिस्टेंस कितना था? R1 था। ये सेकंड कंडक्टर था जिसका रेजिस्टेंस क्या था? R2 था। अब ये जो पूरा सिंगल कंडक्टर आपको दिख रहा है, ये जो पूरा सिंगल कंडक्टर आपको दिख रहा है ये, हाँ, अब हम पूछे इस सिंगल कंडक्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, इस सिंगल कंडक्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो हम इसके लिए हमको पता करने के लिए यहाँ दो रेजिस्टेंस आपको आपस में कॉम्बिनेशन किया हुआ है। हो सकता है 3 हो जाए, हो सकता है 4 हो जाए, हो सकता है 5 हो जाए, हो सकता है 6 हो जाए।
मेनी नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस को आपस में इस तरह हम कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। पहला हम सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करेंगे, ठीक है। पहले हम सीरीज का बात करेंगे, फिर पैरेलल का बात करेंगे, फिर एक ऐसा सर्किट ड्रॉ करेंगे ना जिसमें मेरा सीरीज में भी है रेजिस्टेंसेस और पैरेलल में भी है, ठीक है। एक ऐसा सर्किट हम ड्रॉ करेंगे जिसमें जो मेरा रेजिस्टेंसेस है ना वो सीरीज कॉम्बिनेशन में भी है और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी है, ठीक है। अब आराम से इत्मीनान से बैठिए, हम एक एक चीज डिराइव करवाएंगे आपको। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज के केस में, और पैरेलल के केस में करते हैं 1 बाय R इक्विवेलेंस इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस सो ऑन। हाँ, तो वो कैसे आता है वो आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जानते हैं, वो आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप समझ जाते हैं ना चीजों को, अगर आप समझ जाते हैं चीजों को, अभी डिराइव कराएंगे थोड़ा देर में हम कैसे आपको वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है। तो आपको कितना कॉम्प्लीमेंटेड, कितना भी आपके पास अगर कॉम्प्लिकेटेड आपको सर्किट्स दे देना, रेजिस्टेंस को कितना भी कॉम्प्लिकेट करके कॉम्बिनेशन कर दे, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, आप अगर चीजों को आप समझ रहे हैं ना कि वो कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। सीरीज का मतलब क्या होता है, यहाँ तक तो आपको सीरीज का मतलब ये समझ में आ रहा है कि ओवरऑल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। जब हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, जब हम आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेरिवेशन करेंगे ना, उस समय एक और नया चीज बताएंगे कि ये होता है सीरीज का मतलब, ठीक है। सीरीज का मतलब सिर्फ लेंथ वाइज कनेक्शन नहीं होता है, लेंथ वाइज कनेक्शन तो होता है, ठीक है। वो हमको देख के कैसे पता चलेगा, देख के पता चलेगा लेंथ वाइज कनेक्शन करके, ठीक है। बट एक और सबसे इससे भी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है, वो हम आगे आएंगे क्या होता है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है क्या है, तो पहले तो आप ये जानिए, पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में बता देते कि ये क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इक्वल क्यों नहीं बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या मतलब है। तो इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है, यहाँ जो दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस लगा हुआ है, ठीक है, अगर हम आपको बोलें कि एक सिंगल रेजिस्टेंस से इस दोनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस करो, ठीक है, हमको 2 या 4 रेजिस्टेंस अलग अलग नहीं चाहिए, हमको एक सिंगल रेजिस्टेंस तुम लो और एक सिंगल रेजिस्टर से इस दोनों जो मेनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आपस में कंबाइन किया हुआ है ना, इसको रिप्लेस करो, तो उस सिंगल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, समझे। यहाँ पे मेरे पास 4-5 तरह का अलग अलग सर्किट्स में हम बोले कि ये आपके पास ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। इस तरह 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस आपस में मेरा कंबाइन है, इसको हम बोले R1, इसको हम बोले R2, इसको हम बोले R3, ठीक है। हम बोल रहे हैं हमको सर्किट में ये इतना सारा रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको क्या कीजिए आप, एक सिंगल रेजिस्टेंस लीजिए, एक सिंगल रेजिस्टर लीजिए, ठीक है, उसको इस तीनों के जगह रिप्लेस कीजिए, उसको इस तीनों से रिप्लेस कीजिए। ये जो तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस को कंबाइन करके रखे हुए हैं ना, क्या कीजिए, एक सिंगल रेजिस्टेंस लीजिए, उसको इस तीनों से रिप्लेस कीजिए। तो अगर हम तीनों से रिप्लेस करेंगे तो उस सिंगल रेजिस्टर का वैल्यू क्या होगा रेजिस्टेंस का, ठीक है। अगर ये तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस को अगर हम एक किसी एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर देना, तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा जो इस तीनों के कॉम्बिनेशन से, इस तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको रिप्लेस कर दे, ठीक है। जैसे जैसे ये एक वायर हुआ, पहला वायर, ये एक वायर हुआ, ये दूसरा वायर हुआ, ये तीसरा वायर हुआ, ये चौथा वायर हुआ, ठीक है। ये 4 को इस तरह का वायर्स है, इसका हम बोल देते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, 4 को। इस 4 को वायर्स को हम ऐसे कनेक्ट करके रखे, ये पहला वायर है जो दूसरे वायर से कनेक्टेड है, जोड़ा हुआ है, तो तीसरा, फिर उसको हम क्या किए, तीसरे से जोड़े हैं, फिर उसको चौथे से जोड़े हैं। हम आपको बोल रहे हैं इस तरह हमको अलग अलग नहीं चाहिए, हमको क्या करो, एक सिंगल वायर लो, ठीक है, एक सिंगल वायर लो और इस चारों को रिप्लेस कर लो, ठीक है। हमको इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, एक आप सिंगल वायर लो, एक हम सिंगल वायर लेते हैं, ठीक है, और उस क्या करते हैं, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, ये जो 4 अलग अलग कंबाइन किया हुआ है, एक सिंगल वायर लिए, उस जो अलग अलग जो 4 का कॉम्बिनेशन था ना, उससे हम रिप्लेस कर दिए एक सिंगल वायर को। तो अब हमको बताओ जो सिंगल वायर होगा उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा,
इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है ना कि वो चारों मिलके जो सर्किट में जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे ना, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रहे थे उस चारों मिलके, तो उसके उसको रिप्लेस कौन कर सकता है? उसको रिप्लेस वही कर सकता है जो सर्किट में कॉम्बिनेशन होने के बाद सर्किट में जैसे हम उसको लगाएंगे ना, तो उतना ही रेजिस्टेंस का वैल्यू दे जितना वो चारों दे रहा था। रिप्लेस तभी ना बोल सकते कि वो उसको रिप्लेस किया, क्योंकि सर्किट में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको जब जरूरत था तभी तो हम इस चार को कंबाइन किए ना। हमको जब जरूरत था सर्किट में इतना इतना वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का जब जरूरत था तभी तो हम इस चारों को आपस में कंबाइन किए। तो अगर हम बोल रहे कि इस चारों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कर देते हैं, तो वो जो सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे वो भी तो सर्किट में इतना रेजिस्टेंस और वैल्यू देना चाहिए ना। ठीक है, वो भी सर्किट में क्या होना चाहिए, उसका भी जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए वो भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, आपको करंट को प्रोवाइड करता है ना। सर्किट्स में क्या होता है, करंट और वोल्टेज को प्रोवाइड करता है क्या, रेजिस्टेंस। तो अगर हम इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, तो इक्विवेलेंट बोलने का मतलब है अगर रिप्लेस कर रहा है तो इसका भी रेजिस्टेंस का वैल्यू वही होना चाहिए ना जो आपको वो दे रहा था, चारों मिल के दे रहे थे। कल एग्जाम्पल के लिए बताया था, अगर दो गुट में लड़ाई हो रहा है, ठीक है, अगर दो गुट में लड़ाई हो रहा है, एक गुट क्या कर रहा है, छोटा छोटा बच्चा को उठा के ले आ रहा है। हाँ, वो बच्चा क्या कर रहा है, तीर भाला अपना पत्थर उत्थर उठा के लाता है। हाँ, वो 50 को बच्चा को उठा के लाया। आप क्या किए, एक सिंगल आदमी को उठा के लाए जो कैपेबल है उस 50 के साथ एक साथ लड़ने के लिए। हाँ, ठीक है, आपको उस एक सिंगल आदमी को उठा के लाए ना जो 50 के साथ एक साथ लड़ने के कैपेबल है। वही चीज यहाँ बोल रहे हैं, बट उसमें वो कैपेबिलिटी होना चाहिए ना जो इस 50 को झेल सके, इस 50 को झेल सके एकदम दोनों का। जो अगर हम बोले 50 को बच्चा मिलके अगर उस लोग का कॉम्बिनेशन कॉम्बाइंड एनर्जी अगर हम बोले कि कुछ 100 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी है उन लोगों के पास, हाँ, तो एक सिंगल आदमी को जो ला रहा है ना उसका पास भी तो 100 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए ना, तभी तो उससे लड़ पाएगा। हाँ, अगर ये इससे कमजोर पड़ गया तो ये बच्चा से पिट के आ जाएगा, फिर तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा वो कहीं। हाँ, बोलेगा सब तुम बच्चा से पिट के आ गए। ठीक है, और वो बच्चा को पीट दिया तब भी वो बोलेगा क्या तुम क्या इतना बड़ा आदमी हो के बच्चा को पीटता है। मतलब कहने का मतलब ना उससे ज्यादा होना चाहिए ना उससे कम होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यही होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग रेजिस्टेंस को हम कंबाइन किए हुए ना सर्किट में, अगर हमको उसको एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस करना होगा ना, तो उस सिंगल रेजिस्टेंस का उस सिंगल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा एक सिंगल रेजिस्टर का अगर वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस करे तो। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि इक्विवेलेंट अभी आएगा, अभी सीरीज में इक्विवेलेंट आ रहा है, उसके बाद हम पैरेलल में इक्विवेलेंट आएंगे, उसके बाद सर्किट में बहुत कुछ करेंगे और सिर्फ इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ही चलेगा। तो आपको समझना चाहिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ में आया ये चीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? बोलिए यस नो। Yes, sir. किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? अभी हम स्टार्ट करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझने में किसी को डाउट होगा, कुछ कुछ भी अगर परेशानी है, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, फिर से बदली हम आपको बता देंगे, रिपीट कर देंगे। डाउट है किसी को कुछ? यस और नो तो बोलिए। No, sir. ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो कैसे निकालते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तो सिंपल होता है, देखिए, द कंबाइंड रेजिस्टेंस और द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स connected in series is calculated by using the law of combination of resistances in series।
कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। तो क्या बोलता है ये लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज? ये क्या बोलता है? तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, द कंबाइंड रेजिस्टेंस और कॉल्ड, और बोल सकते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, और बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of any number of resistances connected in series is equal to the sum of the individual resistances। क्या बोलता है आपको लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज? कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना, फॉर एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अगर आप 4 5 6 एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को आपस में सीरीज में कनेक्ट करके रखे हैं ना, सबका वैल्यू अगर R1 R2 R3 R4 R5 R6 ऐसे करके हो, तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा, या फिर बोले जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा ना, उसका वैल्यू क्या होगा? समेशन ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो इंडिविजुअल आप अलग अलग रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए ना, सारे को क्या कीजिए, समेशन कर दीजिए। तो समेशन करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा ना, वो क्या होगा? कंबाइंड रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। ठीक है, जैसे अगर अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल इफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 डॉट 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 एटसेट्रा are connected in series, then their combined resistance R is given by R equals to R1 plus R2 plus R3 plus R plus R4 plus R5 plus R6 plus dot dot dot। ठीक है, आपके पास जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को आप कनेक्ट करके रखे हैं सीरीज में, आपको अगर कोई पूछे कि कंबाइंड रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट करके रखे हैं ना, आप क्या कीजिए, सारे को सम कर दीजिए। ठीक है, सारे को सम कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? जो कंबाइंड रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का मतलब देखिए यहीं पे बता देते हैं। मतलब ये आपको एक रजिस्टर है, ये आपको दूसरा रजिस्टर है, ये तीसरा रजिस्टर है, ये चौथा रजिस्टर है। इस तरह 4 अलग अलग रजिस्टर्स को हम कनेक्ट किए। ये कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये क्या है, लेंथ वाइज कनेक्शन किया हुआ है, R1 R2 R3 और R4। ठीक है, तो अगर आपको पूछे इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, ठीक है, इसका क्या पूछ रहा है, कंबाइंड रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, कंबाइंड या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। इसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस वो किसके बराबर होगा? सबका इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, उसका सम कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R4। इस तरह अगर और कनेक्शन रहेगा आपस में, अगर इस तरह और भी आपके पास अगर कनेक्टेड होगा, तो आप क्या कीजिएगा, उसको भी सम कर दीजिएगा। ठीक है ना, ये चीज होता है सीरीज में। सीरीज में इजी होता है निकालना। सीरीज में क्या होता है? इजी होता है निकालना। ये होता है सीरीज कनेक्शन में। कैसे निकालते हैं? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज क्या बोलता है? द कंबाइंड रेजिस्टेंस और द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। जो अगर हम एन बराबर रिजल्टेंट सबका इन दिख रहा है ना, उसका आप समेशन कर दीजिए, वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के लिए बोला हुआ है, देखिए अगर दो रेजिस्टेंस लिए, सपोज दैट अ रेजिस्टेंस R1 ऑफ 2 ohms एंड अनदर रेजिस्टेंस R2 ऑफ 4 ohms आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड वी वांट टू फाइंड आउट देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस R, देन R इज इक्वल्स टू व्हाट? R1 प्लस R2। R1 कितना है? 2 ohm, R2 कितना है? 4 ohm। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R कितना हो जाएगा? 6 ohm। ठीक है, अभी तक क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ, तो हम नेक्स्ट आते हैं डेरिवेशन। ठीक है, अब ये कैसे बोल सकते हैं, ये चीज आप कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, कि R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है और सीरीज में यही होता है। हाँ, आपको हमको प्रूव करके बताओ।
हमको प्रूफ करके बताओ कि अगर हम डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को आपस में सीरीज में कनेक्शन करके रखे हैं ना, तो उसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो बराबर होगा इसका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को। यहाँ तो आपको हम लॉ बताते हैं, लॉ का मतलब होता है कि ये होता है, बट प्रत्येक लॉ जो आता है ना उसके पीछे एक डेरिवेशन होता है, वो आपको बताता है कि देखो ये कैसे आया। ठीक है, ये चीज आया तो कैसे आया, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, तो हम उसी में आएंगे कि अब ये जो आया R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो ये कैसे आया। हम किसका बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज का। अब हम देखिए एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अभी तक तो हम ऐसे ही ड्रॉ कर रहे थे ना, दो रेजिस्टेंस को आपस में ऐसे ही कनेक्ट कर रहे थे। अब हम एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उस सर्किट डायग्राम में दो रेजिस्टेंस को आपस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरा एक टिपिकल सर्किट डायग्राम हो गया, जिसमें क्या है, एक पावर सोर्स है मेरा, इसका वोल्टेज क्या है, V है, एक स्विच है और दो रेजिस्टर्स है। इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू एक का R1 है, एक का R2 है। ठीक है, और इस सर्किट में क्या हो रहा है, I अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है। सर्किट में क्या हो रहा है, I अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है। ये ठीक है, ये टिपिकल सर्किट डायग्राम है जिसमें हम क्या किए हैं, दो रजिस्टर से, दोनों दो रजिस्टर है, जिसका एक का वैल्यू R1 है, एक का वैल्यू R2 है, और दोनों कैसा है मेरा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ये जो दोनों दिख रहा है आपको, ये कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। हाँ? तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर 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 हम क्या बोलें कि ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये जो पूरा दिख रहा है हमको ये दो को नहीं चाहिए। हमको क्या करो, इस दो के जगह एक सिंगल रजिस्टर लो। ठीक है, उसको रिप्लेस कर दो। इस दो की जगह एक रजिस्टर लो और उसको रिप्लेस कर दो, तो इस रजिस्टर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस रजिस्टर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, दो डायग्राम हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं। रुकिए, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, तो एक और क्या किया, हम इक्विवेलेंट सर्किट एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं।
और इसमें दो रेजिस्टेंस ना देके एक सिंगल रजिस्टर से इस दोनों रजिस्टर्स को हम रिप्लेस कर दिए। ठीक है, हम क्या किए, एक सिंगल रजिस्टर लिए, उसको इस दोनों रजिस्टर से हम रिप्लेस कर दिए, जिसका वैल्यू कितना, ये आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये दोनों क्या है मेरा, सिमिलर डायग्राम से। ठीक है, ये दोनों क्या है मेरा, एकदम इक्विवेलेंट सर्किट्स है। एक में क्या है, दो अलग अलग रजिस्टर है जिसका वैल्यू R1 और R2 है। एक में क्या है, एक सिंगल रजिस्टर है। ठीक है, एक सिंगल रजिस्टर है जिसका वैल्यू क्या है, R इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये R इक्विवेलेंट क्या है, मतलब इस दोनों, आपको क्या किया, इस दो अलग अलग रजिस्टर को रिप्लेस करके एक सिंगल रजिस्टर निकाल ला दिया है। अब हमको आपको ये चीज पूछ रहे कि इस R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, तो सीरीज के लिए आपको पता है इस R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। तब ये R1 प्लस R2 ये कैसे होता है, तब ये देखिए। तो सबसे पहले इस पहले वाले सर्किट पे गौर कीजिए। ठीक है, इस पहला वाला जो सर्किट है ना मेरा, ये जो है, ये जो फर्स्ट सर्किट है, इस पे गौर कीजिए। सबसे मेन चीज तो यहीं पे है, सीरीज में क्या चीज आपको देखने मिलेगा। ठीक है, अगर हम आपको बोले कि इस रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टर आपका R1 है, उसके थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है। दो रेजिस्टर है, ठीक है, आपस में कनेक्टेड है सीरीज में। एक हम टिपिकल आपके पास सर्किट डायग्राम ड्रॉ किए हैं जिसमें एक पावर सोर्स है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास V है, एक स्विच है, क्लोज कर दिया हम इस स्विच को क्लोज जैसे ही किए तो सर्किट में क्या हो रहा है, आई अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है। तो आपको हम ये पूछ रहे हैं, ये जो आई अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है ना, तो क्या ये R1 के थ्रू भी हो रहा है और R1 R2 के थ्रू, दोनों में सेम हो रहा है या अलग अलग हो रहा है। ये जो करंट आई फ्लो हो रहा है ना, क्या ये R1 R2 दोनों में सेम तरह से फ्लो हो रहा है कि R1 में कुछ अलग अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है और R2 में कुछ अलग अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। ये जो आई फ्लो हो रहा है ना सर्किट में, जो आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या ये R1 के थ्रू भी आई अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो कर रहा है और R2 के थ्रू भी आई अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो कर रहा है, या फिर R1 R2 दोनों में अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ, किसी को अगर समझ में आ रहा है ये चीज जो हम पूछ रहे हैं, अगर इनको पता है कोई आइडिया है तो बताइए हमको। सेम करंट का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों में सेम करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट नोट करने का कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट नोट करने का, देखिए पॉइंट वाइज बता देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमको क्या मिला, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इन सीरीज combination of resistance। पॉइंट वाइज हम चीज़ों को नोट कर रहे हैं। अगर आप घर में नोट्स बनाते हैं तो इसी तरह पॉइंट वाइज आप लिखिएगा, आपको आइडिया होता है। ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमको पहला पॉइंट क्या मिला, पहला पॉइंट क्या मिला कि जो करंट होता है दोनों में, ठीक है, जो करंट होता है, करंट फ्लोइंग इज सेम इन ऑल द रेजिस्टेंसेस, या फिर बोलिए रेजिस्टर्स। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप अगर दो रेजिस्टेंस को लगाइए, तीन को लगाइए, चार को लगाइए, पांच को लगाइए, ठीक है, जो करंट का फ्लो होता है ना वो सबके थ्रू सेम होता है। ठीक है, जो करंट का फ्लो होता है ना वो सबके थ्रू सेम होता है। ठीक है, इसको इस तरह से समझिए। ठीक है, इसको किस तरह से समझिए कि कोई नाला समझिए। ठीक है, अब बता देते हैं, एग्जाम्पल एक दे देते हैं, समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये कोई नहर है। ठीक है, ये क्या है, कोई नहर है। वेट सेकंड, एक मिनट। ये क्या है, मेरा एक नहर है। तो ये नहर, ये जो नहर दिख रहा है ना आपको, तो
ये क्या होगा, ये नहर में जो पानी है वो बह रहा है, ठीक है, वो नहर में पानी बह ही रहा है। तो रास्ता में आप, अगर आप बैठ गए हैं इस रास्ते में, इसके रास्ते में अगर आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये आप बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आपकी सहेली है, यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई और है, ये सब बैठे हुए हैं आप लोग, ठीक है। तो ये जो पानी है, हाँ, ये जो आपके पास आपको जो पानी दिख रहा है, इस नहर में क्या किया, आप बैठ गए हैं, आप नदी समझिए, नहर समझिए, आप बैठ गए हैं, ठीक है, नहाने के लिए बैठ गए हैं। तो ये जो पानी है, क्या आपके थ्रू कम बहेगा, और ये इसके साथ 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 जाते जाते, मतलब जो पहला फ्रेंड है, जो नहर में जो पानी बह रहा है ना, क्या आप में अलग पानी, अलग जो वाटर जो है ना, वो कम या ज्यादा आएगा, दूसरे वाले में कम या ज्यादा आएगा, चौथे वाले में कम या ज्यादा आएगा, कि सब में सेम अमाउंट ऑफ जो वाटर का होगा वो फ्लो होगा, कि अलग अलग अमाउंट का वाटर फ्लो होगा, अगर इस तरह आप बैठे हुए हैं नहर में तो, ठीक है, ये एक नहर है, एक रिवर है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है, आप इस तरह बैठे हुए हैं बीच बीच में, आपके आप और आपके फ्रेंड्स हैं, हाँ, तो सारे फ्रेंड्स के थ्रू सेम पानी का फ्लो होगा, सेम अमाउंट ऑफ वाटर का फ्लो होगा, या फिर आपके थ्रू कम अमाउंट ऑफ वाटर का फ्लो होगा, आपके फ्रेंड के थ्रू ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का फ्लो होगा, कि नहर बोलेगा कि नहीं, हम तुमको नहीं नहलाएंगे, तुम जाओ साइड में जाओ, हम जा रहे तुम्हारे फ्रेंड को नहलाएंगे। हाँ, क्या ये ऐसा होगा, कि या फिर नहर सबके लिए सेम होगा, कि नहीं, बच्चा लोग बैठा हुआ है, सबको थोड़ा आनंद दे देते, बहुत गर्मी है। हाँ, बोलिए कैसा होगा, ये जो नहर होगा ना, ये क्या कहेगा, यहाँ से अगर पानी बहना स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ से अगर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर का फ्लो हो रहा है ना, तो ये सबके थ्रू जो ना सेम अमाउंट ऑफ वाटर का फ्लो होगा सबके थ्रू क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ वाटर का फ्लो होगा, चाहे बीच में आप 5 बैठिए, 10 बैठिए, 15 बैठिए, 20 बैठिए, 100 बैठिए, 50 बैठिए, 500 बैठिए, 1000 बैठिए, जितना बैठिए कोई मतलब नहीं है, ये जो पानी है ना, सबको नहलाते हुए आगे जाएगा, ठीक है, क्या होगा, सबको नहलाते हुए आगे जाएगा। तो यहीं पे ये पानी क्या है, यहीं पे ये पानी क्या है, ये जो करंट है, ठीक है, ये करंट क्या है, ये जो सर्किट दिख रहा है ना, इसको आप मानिए कि ये मेरा सर्किट क्या है, एक नहर है, ये जो सर्किट दिख रहा है ना, ये सर्किट को आप बोलिए क्या है, मेरा नहर है, सर्किट क्या है, मेरा एक नहर है, हाँ, जो कहीं से ओरिजिनेट हुआ और इस तरह बह रहा है, तो इस नहर के बीच में चाहे R1 बैठो, चाहे R2 बैठो, चाहे R3 बैठो, R4 बैठो, R5 बैठो, R6 बैठो, ठीक है, जब तक इसका ये जो पाथ है ना, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कहने का मतलब, पाथ डिस्टर्ब करने का मतलब क्या होता है, हम क्या किए, इस एक ऐसा एक नहर को हम इधर से, जो होता है ना, काट दिया जाता है, इसको बोलते हैं पानी को काट देना, ठीक है, तो आप क्या किए ना, एक अलग से आप नहर का जो क्या है ना, पानी को काट दिए, ठीक है, तो एक आपके पास मान के चलते, आपका यहाँ पे खेत था, आपका यहाँ पे खेत था, आप क्या बोले, ये जो नहर है ना, मेरा खेत के थ्रू पार नहीं होता है, हमको इस नहर का पानी चाहिए, तो आप क्या बोलिएगा, एक नाला ऐसे काटिएगा, एक नाला ऐसे काटिएगा कि ये जो नहर का पानी है ना, इस नाला के थ्रू मेरा खेत में भी आए, ठीक है, तो जैसे आप इसका पाथ को डिस्टर्ब कीजिएगा ना, इसका पाथ को डिस्टर्ब कीजिएगा, ये पानी बट जाएगा, ठीक है, ये पानी क्या होगा, बट जाएगा, और बटेगा तो कैसे बटेगा, ये डिपेंड करेगा, अगर आप इस तरह का 4-5 तरह का कहीं कहीं काट देते हैं ना, अगर आप क्या कर रहे हैं, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, इस तरह आप 4-5 क्या किए, सबका इधर इधर अपना अपना खेत था, सबका क्या था, इधर अपना अपना खेत था, यहाँ पे किसी और का, यहाँ पे किसी और का, यहाँ पे किसी और का, जैसे यहाँ पे बोले सुमन का खेत है, यहाँ पे अंजलि का खेत है, यहाँ पे पूजा का खेत है, यहाँ पे किसी और का खेत है, हाँ, सबको बोलेगा तुम अकेले पानी क्या लेगा, हम भी लेंगे, हमको भी खेत में पानी पटाना है, हाँ, तो सब क्या करेगा, सब इस तरह अपना रास्ता काटेगा, और पानी को बोलेगा कि तुम मेरा भी खेत में आओ, तुम भी मेरा खेत में आओ, बट यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये जो पानी, जो सबको जो अलग अलग ये जो पाथ बनाया है, तो क्या सब में सेम अमाउंट ऑफ पानी फ्लो होगा, जो इस नहर में जो पानी जा रहा था ना, जो इस नहर में जो पानी जा रहा था, तो ये जो आप अलग अलग जो काट चुके हैं, जो नाला काटे हैं, तो उसमें भी क्या उतना ही पानी जाएगा, या फिर अलग जाएगा, या फिर जो ये जो अलग अलग जो है, अगर हम बोले कि ये देखिए, अगर हम बोले कि ये सुमन का खेत है, ये अंजलि 1 का खेत है, ये अंजलि 2 का खेत है, उसके बाद ये बोलते हैं हम ये पूजा का खेत है, ठीक है, ये क्या हो गया, इस तरह 4 गो अलग अलग खेत हो गया, तो क्या सुमन का अंजलि वाटर वाटर का फ्लो होगा, या फिर अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर का फ्लो होगा, क्या होगा,
अलग अलग वाटर का फ्लो होगा। अलग अलग होगा, डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा कि आप जो ये जो नाला खोदे हैं ना, ये आप किस साइज का है। जिसका ये ज्यादा है, ठीक है, जैसे कि अंजलि वन जो है अपना नाला चालाकी किए हैं, वो जो क्या किए, थोड़ा चौड़ा आप खोदे हैं। हाँ, तो वो चौड़ा खोदे तो उससे क्या होगा, जो पानी है वो ज्यादा फ्लो होगा। ये जो सुमन है थोड़ा मंद बुद्धि है, तो ये क्या किया, मतलब कम अमाउंट ऑफ पानी का फ्लो किए हैं। हाँ, तो कम अमाउंट ऑफ पानी का फ्लो किया तो इसमें क्या हुआ, आपका कम मतलब ये जो नाला है ना थोड़ा पतला बना है, थोड़ा स्लिम ट्रिम दिखे, अच्छा मतलब अच्छा दिखेगा। उस चक्कर में क्या किया, इनके खेत में पानी ही नहीं जा रहा है। हाँ, तो डिपेंड करता है ये जो नाला का साइज है ना, ये जो नाला का साइज है वो कैसा है, नाला का साइज है वो कैसा है, इस पर डिपेंड करता है जो वाटर का फ्लो हो रहा है ना, जो अमाउंट ऑफ वाटर का फ्लो होगा ये कैसा होगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये चीज क्या हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे तो इसका पाथ को हम डिस्टर्ब नहीं किए थे ना, तो जैसे हम इसका पाथ को डिस्टर्ब कर देंगे ना, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक और ऐसा ब्रांच बना देंगे जिसमें एक और रेजिस्टेंस को लगा देंगे। क्या करेंगे, एक और ऐसा ब्रांच बना देंगे जिसमें हम रेजिस्टेंस R3 लगा देंगे। तो इस ब्रांच बनाने का मतलब ये होता है, वही चीज होता है जो वहां बताया था, ठीक है, कि नहर में क्या कि किनारे से एक नाला खोद दिए हैं। तो ये जो पानी था ना, ये जो आई था, जो पहले सिर्फ एक ही पाथ में था ना, इसका एक फिक्स्ड पाथ था, अब उसको ब्रांच बनने से ये इस पाथ में भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, R3 में अलग बटेगा, अब सेम नहीं होगा। अब ये आई इस पाथ में अपना अलग, जैसे जो आई होगा ना, इस पाथ में अपना अलग फ्लो करेगा, इस पाथ में दूसरा अमाउंट ऑफ आई का फ्लो होगा। ठीक है, इस जो पहला पाथ है ना उसमें क्या होगा, दूसरा आई फ्लो होगा, जो R3 है ना, जिसमें R3 है उसमें दूसरा आई फ्लो होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या बोलते हैं, जो करंट है ना वो आपका सेम नहीं रहता है, वो बंट जाता है। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसमें क्या बोल रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट फ्लोइंग इज सेम इन ऑल द रेजिस्टेंसेस। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बोल रहे हैं, करंट फ्लोइंग इज सेम इन ऑल द रेजिस्टेंसेस, बस बट पैरेलल में हम नहीं बोलते हैं सेम है, पैरेलल में डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट का फ्लो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है, जैसे हम बोले थे ना, वो डिपेंड करता है कि नाला आप कितना चौड़ा खोदे हैं। उसी तरह यहाँ पे डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस के वैल्यू कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। हाँ, जहाँ उसको ज्यादा रेजिस्टेंस फील होगा वहां पे कम अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होगा, जहाँ पे इसको कम रेजिस्टेंस फील होगा वहां पे क्या होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस का फ्लो होगा, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होगा। उसी तरह पैरेलल में क्या होता है, जो जो करंट का फ्लो होता है ना वो डिपेंड करता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, कहाँ कम है और कहाँ ज्यादा है। तो हम यहाँ सीरीज की बात करते हैं, तो सीरीज में पहला पॉइंट नोट करने वाला क्या हुआ, सीरीज में पहला पॉइंट नोट करने वाला क्या हुआ कि जो मेरा करंट का फ्लो होता है ना थ्रू डिफरेंट रेजिस्टेंस, द करंट फ्लोइंग थ्रू डिफरेंट रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेम। क्या होता है, इज सेम। हो गया पहला क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। यस सर। हाँ, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखिए ये चीज हो गया। अब दूसरा बात पे आते हैं एक्सक्यूज मी, दूसरा बात पे आते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें, कि पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में बात करें, जैसे हम आपको बताए थे पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में हम जानकारी दिए थे आपको कि ये पोटेंशियल ड्रॉप होता क्या है। तो रुकिए एक सेकंड, ये अगर पॉइंट ए है, ये अगर पॉइंट बी है, ये अगर पॉइंट सी है, ठीक है, ये अगर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, तो अगर हम बोले रेजिस्टेंस R1 का, जो R1 के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है, मतलब आपको हम ये पूछ रहे हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, वो होगा आपका VA माइनस VB। ये चीज ना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे, VAB। जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप होने का मतलब आपको बताया था वो एनर्जी कंजम्पशन। पोटेंशियल ड्रॉप होने का मतलब होता है एनर्जी कंजम्पशन। पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो ये जो पावर सोर्स है ना, ये जो एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये जो सप्लाई कर रहा है ना, तो अलग अलग लोड जो है ना, अलग अलग जो लोड है आपका, वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है। ठीक है,
कौन लोड ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है, कौन सा लोड कम एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है। ये चीज जब पावर वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना, जब पावर पढ़ाएंगे हम, तो उस पावर में ज्यादा क्लियर होता है ये बात। ठीक है, यहाँ आपको ये बात समझिए कि जो ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप करता है ना, जो ज्यादा वोल्टेज खाता है, नहीं बोलते हैं घर में कि ये ज्यादा वोल्टेज खाता है, इसको बंद करो, हाँ नहीं तो ज्यादा मीटर उठेगा, बोलते हैं ना घर में। हाँ, अरे तुम घर में 100 वाट का बल्ब मत जलाओ, आजकल रिप्लेस कर दिया है ना एलईडी से 9 वाट का बल्ब। बोलता है हीटर मत चलाओ, अरे तुम बिना फालतू का ये मत चलाओ, वो मत चलाओ, ये ज्यादा वोल्टेज का है, हाँ ज्यादा यूनिट उठेगा, घर में बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है, जो ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप करता है वो ज्यादा एनर्जी कंजप्शन करता है, ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन करता है। हाँ, और ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप कौन करेगा, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप कौन करेगा, ज्यादा जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज याद रखिए, जो पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू डिफरेंट रेजिस्टर्स होता है ना, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, क्यों डिफरेंट होता है, क्यों डिफरेंट होता है, हमको पता है V इक्वल्स टू कितना होता है, I इंटू आर। ये रिलेशन हमको ओम्स लॉ से पता है, V इक्वल्स टू कितना होता है, I इंटू आर। V क्या होता है, V को हम आपको बताए थे, ये होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ कंडक्टर विच हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ R। ठीक है, ये जो V होता है, ये क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर। ये जो V है, ये आपका क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो अगर हमको निकालना रहे कोई भी ऐसा कंडक्टर हो जिसका अगर रेजिस्टेंस R हो, तो हमको कैसे निकालते हैं, उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, ये क्या होता है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसके थ्रू, इसको क्या बोलते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। इस आई को क्या बोलते हैं, उस कंडक्टर के थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको हम आई बोलते हैं। तो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है वो मल्टीप्लाइड बाय उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है। तो यही चीज़ हम अगर हम यहाँ बोलें, ये चीज़ अगर हम यहाँ बोलें कि मेरे पास दो रेजिस्टेंस है ना, मेरे पास क्या है, दो रेजिस्टेंस है, मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, तो दो रेजिस्टेंस है। ठीक है, हम बोलते हैं कि एक कंडक्टर ए बी है, एक कंडक्टर बी सी है। तो एक कंडक्टर ए बी है जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R1 है, और एक कंडक्टर बी सी है जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R2 है। तो कंडक्टर ए बी कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा और कंडक्टर बी सी कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, हम ये चीज फाइंड आउट करेंगे। हम बोल रहे हैं कि वी ए बी कितना होगा और वी बी सी कितना होगा, वी ए बी कितना होगा और वी बी सी कितना होगा। तो वी ए बी कितना होगा, आई ए बी, इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय आर ए बी जो इसका रेजिस्टेंस है। वी बी सी कितना होगा, आई बी सी मल्टीप्लाइड बाय आर बी सी। ये चीज होगा, होगा ना ये चीज। यस सर। हाँ, तो अब देखिए, जो करंट दोनों में फ्लो हो रहा है, जो आई ए बी और आई बी सी, ये क्या है, सेम है, दोनों किसके बराबर है, आई के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जो मेरा आई ए बी है, जो आई बी सी है, दोनों किसके बराबर है, आई के बराबर। ठीक है, अब आर ए बी जो है मेरा, आर ए बी ये कितना है, R1 के बराबर, आर बी सी कितना है, R2 के बराबर। तो आर ए बी मेरा किसके बराबर है, R1 के, और आर बी सी किसके बराबर है, R2 के। तो ये मेरा क्या मिला, पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू कंडक्टर ए बी, ये क्या मिला, पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू कंडक्टर बी सी। तो क्या ये दोनों सेम है, क्या वी ए बी और वी बी सी सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। डिफरेंट है, हमको दिख रहा है साफ साफ। क्यों, क्योंकि R1 और R2 डिफरेंट है।
सिर्फ आई सेम है ना, तो मेरा क्या है R1 और R2 डिफरेंट है। तो अगर R1 और R2 डिफरेंट है तो हम यह बोल सकते हैं कि इसको हम ये बोले अब ABBC ना बोल के, ये जो V1 और V2 है ना ये डिफरेंट है। जो आपका रेजिस्टेंस R1 है ना उसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना है आपका I इंटू R1 है। जो आपका रेजिस्टेंस क्या है R2 जो है ना उसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है I इंटू R2 है। ठीक है, दोनों में क्या है, जो दोनों के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आपका डिफरेंट है। तो ये मेरा हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा दूसरा पॉइंट कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस द पोटेंशियल ड्रॉप या फिर बोले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस, मतलब अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंट रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट करके रखे हैं उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, जो पोटेंशियल ड्रॉप वो करेगा ना, सब में अलग अलग होगा। क्या होगा, सब में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमको क्या मिला, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। ये क्या मिला हमको, दूसरा पॉइंट मिला। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर आपसे कोई पूछे ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी बताओ कि अगर दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। तो आपको कोई पूछे तो सबसे पहला पॉइंट आपको बोलना है कि अगर मेरा दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उस दोनों के थ्रू जो करंट का फ्लो होगा ना वो सेम होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या बोलना है कि अगर दो रेजिस्टेंस मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उस दोनों के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, जो पहला हुआ दूसरा हुआ, दोनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए आप पहले एक बात समझ लीजिए, आपका एमसीक्यूज आने वाला है, टर्म 1 एग्जाम्स में आप लोग एमसीक्यूज पूछने वाला है। हम कल भी बताए थे कि एमसीक्यू में आपको लंबा लंबा डेफिनेशन नहीं दे सकता। एमसीक्यू में कैसे देगा लंबा लंबा डेफिनेशन, या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज में, वो लंबा डेफिनेशन नहीं दे सकता आपको। ये जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ना ये एकदम छोटा नहीं आ रहा है, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है। हम ऑडिबल है कि नहीं, मेरा वॉइस आ रहा है या नहीं पूजा? ठीक है, आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है, सुनिए पढ़िए, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे। अभी बताना हमको बहुत कुछ। नेक्स्ट आते हैं हम डेराइव पे, नेक्स्ट आते हैं हम डेराइव पे, कैसे हम डेराइव करते हैं।
ये मेरा एक सर्किट डायग्राम है जिसमें एक पावर सोर्स V है, दो रेजिस्टेंस है R1 R2, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सर्किट में I अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और R1 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेरा V2 है। सर ठीक, नहीं आ रहा क्लियर? है। फिर नहीं आ रहा है? क्लियर और क्लियर नहीं आ रहा है? नहीं। अच्छा, इंटरनेट इशू होगा कुछ। अब आ रहा है कुछ वॉइस? हाँ आ रहा है ना? हाँ, सुनिए। तो अब देखिए, अभी 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 आपको हम बताएं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो लोड्स होता है उसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट डिफरेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट तो होता है, ठीक है। बट अगर हम बोले कि V1 प्लस V2 कितना होगा, तो ये कितना होगा, जितना टोटल एनर्जी होगा उसके बराबर होगा। जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उस सारे को आप समेशन कीजिएगा तो वो किसके बराबर होगा? जो आपका जो पावर सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि पोटेंशियल ड्रॉप तो सबका अलग अलग होता ही है, बट बराबर किसके होगा? सारे को, अगर सारे का पोटेंशियल ड्रॉप को अगर आप सम कीजिएगा, वो एनर्जी उसको कहाँ से मिल रहा है? आपको वहां से मिल रहा है ना, पावर सोर्स से मिल रहा है। तो सारे का एनर्जी को आप सम कीजिएगा तो किसके बराबर होगा? आपका पावर सोर्स का एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो सारे का पोटेंशियल ड्रॉप का अगर आप सम कीजिएगा तो किसके बराबर होगा? जो पावर सोर्स का पोटेंशियल ड्रॉप है उसके बराबर, ठीक। बोल हम ये रहे कि अगर हम V1 प्लस V2 किए तो ये किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा। और अभी हम देखें, जो मेरा V1 होता है ये होता है I इंटू R1, और जो V2 होता है ये होता है मेरा I इंटू R2। ये चीज़ हम देखें, ठीक है। अब हम क्या किए कि देखिए, छोटा सा एक हम वहाँ डायग्राम बनाए थे, बट डायग्राम तो वहाँ मिट गया मेरा। सुनिए, जल्दी से हम बना देते हैं एक। अब क्या किए, ये दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले आए, ठीक है। तो इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप को लिखेंगे, इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे, ये V इक्विवेलेंट, ये कितना होगा? I इंटू R इक्विवेलेंट, ये होगा। हाँ, और ये V इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? इस V के, ठीक है। ये जो एक इक्विवेलेंट, यहाँ जो दो रेजिस्टेंस था ना, R1 और R2, इस दोनों को हम क्या किए, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कर दिए, ठीक है। तो अगर ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इससे रिप्लेस कर दिए तो इसके अक्रॉस का ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? इसके अक्रॉस का ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? ये जो V EQ है, ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? I इंटू R EQ के बराबर, ठीक है। I इंटू R EQ के बराबर होगा। बट यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये जो V EQ है ये किसके बराबर होगा? V के, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? यस नो बोलिए। नो, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में नहीं आया? हाँ, तो हम बोल नहीं ये रहे हैं, हम ये चीज बोल रहे हैं कि हम क्या किए, ये जो दो अलग अलग रेजिस्टेंस है ना, उसको क्या किए, एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर दिए। क्या किए? एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। उस सिंगल रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कितना है? R इक्विवेलेंट। अब क्या बोल रहे हैं, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप बताइए हमको कितना होगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये जो R इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, इस R इक्विवेलेंट के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप हमको बताइए कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? V इक्वल्स टू आई आर, वही चीज हम यहाँ की, जो V इक्विवेलेंट होगा ये कितना होगा? इसके थ्रू जो करंट जा रहा है, कितना जा रहा है? I जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाय R इक्विवेलेंट जो इसका रेजिस्टेंस है। इतना तक तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, अब देखिए, इसके थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप है V इक्विवेलेंट, ये किसके बराबर होगा? ये V के बराबर होगा, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना। यहाँ जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा ये किसके बराबर होगा? इस V के बराबर होगा। यस नो बोलिए। हाँ, तो अब देखिए, ये दो चीज हमको, तीन चीज मिल गया यहाँ से। हमको क्या मिला? तीन चीज मिला। पहला मिला हमको कि V1 इक्वल्स टू I इंटू R1 होता है, जो V2 होता है ये किसके बराबर होता है? I इंटू R2 के बराबर होता है। और जो V इक्विवेलेंट होगा ये किसके बराबर होगा? मेरा I इंटू R इक्विवेलेंट के बराबर, जो कि किसके बराबर है? V।
ये तीन चीज हमको मिला यहाँ से, तीन चीज मिला ना। हाँ, कि V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2 एंड V इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू V। ठीक है, और हमको एक चीज क्या पता है कि जो V1 प्लस V2 है वो V के बराबर होगा। अब ये चीज पता है ना, जो V1 और जो V2 है ना, इस दोनों को सम करेंगे तो किसके बराबर होगा, V के बराबर। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं ये चीज को, अब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, V1 को, V1 की जगह क्या लिखेंगे, I इंटू R1, V2 की जगह क्या लिखेंगे, I इंटू R2, और जो मेरा V था उसकी जगह क्या लिखेंगे, I इंटू R इक्विवेलेंट। लिख सकते हैं हम ऐसा। V1 की जगह क्या यस लिखेंगे, I इंटू R1, V2 की जगह क्या लिखेंगे, I इंटू R2, और इस V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R इक्विवेलेंट। लिख सकते हैं ये चीज को। यस सर। हाँ, तो लिख सकते हैं। तो अब देखिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो I है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ये जो I दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर कैंसिल आउट हो गया था हमको क्या मिला, अगर कैंसिल आउट हो गया था हमको क्या मिला, हमको क्या मिला कि जो R1 प्लस R2 है ना, ये किसके बराबर है, आपका R इक्विवेलेंट के बराबर। मिला हमको ये चीज, मिला ना। यस कितना सर। इजी था डेरिवेशन, देख रहे हैं कितना इजी डेरिवेशन था। बट आपको ध्यान में क्या रखना है, जो सीरीज में होता है, जो करंट होता है, सब में फ्लो सेम होता है, और जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सबका वो अलग अलग होता है। और सारे का पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम सम करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, जो पावर सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है, तो आई क्या था, सब में सेम था, सबका अलग अलग जो पोटेंशियल डिफरेंस था, एक का V1 था, एक का V2 था, और जब V1 V2 को सम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, जो पावर सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस था वो V के बराबर। ठीक है, तो हम ओम्स लॉ से V1 का वैल्यू निकालें, कितना, V1 इक्वल्स टू I इंटू R1। उसी तरह हम V2 का वैल्यू निकालें, कितना, I इंटू R2। और इस V को निकालने के लिए हम क्या किए, इस V को निकालने के लिए हम क्या किए, ये जो R1 और R2 मेरे पास दो रेजिस्टेंस था ना, इस दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिए, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस केस में हम V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू R इक्विवेलेंट। ये जो करंट I फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाइड बाई ये जो कनेक्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरा वो हो जाएगा। ठीक है, तो V इक्वल्स टू कितना हो गया, I इंटू R इक्विवेलेंट। तो फिर हम क्या किए, यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन मिल रहा था V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V, यहाँ पे हम V1 का वैल्यू पुट कर दिए, V2 का वैल्यू पुट कर दिए, और V का वैल्यू पुट कर दिए। जब हम पुट किए तो हमको क्या मिला कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू क्या होता है, R इक्विवेलेंट। जो हमको पहले ही पता था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमको रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है वो क्या होता है, सारे रेजिस्टेंस का समेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हमको पहले ही पता था ना कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, हमको यही चीज़ बताया था। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, जो कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है ना, वो क्या, जो डिफरेंट इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होता है ना, उसका समेशन के बराबर होता है। तो ये चीज़ मिल गया, तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट होता है ना, तो किसके बराबर होता है, जो डिफरेंट रजिस्टर्स आप लगा के रखे हैं ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगा के रखिए, सबका समेशन के बराबर होता है। तो ये आपका हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म। ये क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं हम आपको, बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। ठीक है, लंबा क्लास लंबा बहुत गया है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ही, लेकिन जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये चीज़ को समझिएगा तो पैरेलल को समझने में ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। एक चीज़ को समझ जाइए, दूसरा आप बहुत जल्दी समझ जाइएगा। ठीक है, पैरेलल में ज़्यादा कोई बड़ा बात नहीं होता, उसका डेरिवेशन में हम इतना टाइम नहीं लेंगे, उस तुरंत डेरिवेशन उसका खत्म कर देंगे। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन हम करवाएं कि अब 2 मिनट आप सांस लेना चाहते हैं, हाँ थोड़ा सा और लगेगा टाइम, 12:30 हो गया ना। हम पैरेलल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन करवा देंगे, उस पर क्लास छोड़ देंगे। पैरेलल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन करवा देंगे और क्लास छोड़ देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल सोचे थे आज करवाएंगे, बट इतना कॉन्सेप्ट ही इसमें है कि हम न्यूमेरिकल्स आज करवा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर 2 मिनट आप लोगों को सांस लेना है, थोड़ा पानी पीना है तो आप पी लीजिए, 2 मिनट के बाद हम लोग मिलते हैं फिर। ठीक है,
यस सर। हाँ आ जाइए सब, आ जाइए, ब्रेक खत्म हो गया। आ गए। पूजा आए? पूजा हाँ आ गए? पानी पी लिए? हाँ आ गए। नहीं पिए। बट काहे नहीं पिए? पीना चाहिए था ना। अभी आधा घंटा और झेलना है आपको। नेक्स्ट आते हैं हम, ठीक है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस।
तो सीरीज में देखिए हम क्या कर रहे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में शुरुआत में हम उसमें क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को लेंथ वाइज कनेक्ट करते हैं, और लेंथ वाइज कनेक्ट करने से क्या होता है, जो ओवरऑल लेंथ होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, जो इफेक्टिव लेंथ होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। और इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज हो जाने से क्या होता है कि आपको जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है वो ज़्यादा मिलता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी तो हमको चाहिए होता है ना जिसमें जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो घट जाए। हमेशा तो हमको ज़्यादा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नहीं चाहिए होता, हमको एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी चाहिए होता है ना जिसमें जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो घट जाए। तो वो कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसमें लेंथ वाइज कनेक्शन करते हैं ना, उसमें क्या करते थे, लेंथ वाइज कनेक्शन करते थे। इसमें लेंथ वाइज कनेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें हम कैसे कनेक्शन करते हैं, तो देखिए कैसे कनेक्शन करते हैं। इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते कैसे क्यों है कि ये मेरा एक रजिस्टर हुआ, इसका रेजिस्टेंस R1 है। कि मेरा दूसरा रजिस्टर हुआ, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस R2 है। इस दोनों को जब कंबाइन करना रहेगा ना इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये क्या करेंगे, इस दोनों का एंड्स को आपस में जोड़ देंगे। इसका इस एंड को इस एंड से जोड़ देंगे, इसका इस एंड को इस एंड से जोड़ देंगे। ठीक है, पैरेलल में क्या करते हैं, उसमें क्या करते थे, लेंथ वाइज जोड़ते थे कि ये अगर एक हो गया तो दूसरे वाले को इसका इससे जोड़ देते हैं। हाँ, दूसरे वाले को क्या करते हैं, इससे जोड़ देते हैं। बट इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इस दोनों का जो एंड था ना, ये एक था, ये एक था, इस दोनों का एंड को हम जोड़ दिए। ठीक है, और यहाँ से दो टर्मिनल्स निकाल दिए। ठीक, क्या होता है, ये कॉम्बाइन कैसे होता है, इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इससे होने से क्या होता है, इसका होने से क्या होता है कि जैसे उसमें क्या हो रहा था, जो ओवरऑल लेंथ था ना वो इंक्रीज हो जाता था। तो हम इसमें बोल सकते हैं जो ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो इंक्रीज हो जाता है। आपको हम बताए थे कि ये अगर एक कंडक्टर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाने के लिए एक और कंडक्टर लिए, इसको ऐसे जोड़ दिए। तो वही चीज़ तो हम यहाँ कर रहे हैं कि एक कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर है, इसको दोनों के एंड को हम जोड़ दिए। हाँ, तो ये क्या हो गया, इसका भी ओवरऑल क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, इसका भी हम क्या बोलेंगे, जो ओवरऑल क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ गया। ठीक है, तो ओवरऑल क्रॉस सेक्शन बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, जो रेजिस्टेंस मिलता है ना, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपको कम मिलता है। ठीक है, जो इंडिविजुअल दिख रहा है ना R1 और R2, तो अगर हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाए ना, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाए जिसमें इस दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस से अगर हम रिप्लेस कर दें, ये जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू होता है ना, ये आपका R2 से भी कम होता है और आपका R1 से भी कम होता है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है ना, वो डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को आपस में हम इस तरह से कंबाइन करते हैं कि जो मेरा इक्विवेलेंट, जो आपका कंबाइंड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू मिलता है ना, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलता है, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस है ना, सारे से उसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है। जैसे हम बताए थे, मेरे पास अगर हमको 1 ओम का एक रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट में, हमको क्या चाहिए, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। मेरे पास 1 ओम का रेजिस्टर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 6 ओम ऐसे वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, उनको इस तरह से कंबाइन करते हैं ना, उनको इस तरह से कंबाइन करते हैं कि मेरा जो नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है ना, जो नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, जैसे मेरे पास यहाँ से यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास 1 ओम का एक भी रेजिस्टर नहीं है, जितना भी हो सारे रजिस्टर 1 ओम से बड़ा है। ठीक है, कोई 2 ओम का, कोई 5 ओम का, कोई 10 ओम का, बट हमको सर्किट में क्या चाहिए, 1 ओम का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको पता है जो नेट कंबाइंड रेजिस्टेंस मिलता है ना, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलता है, उसका जो वैल्यू होता है ना वो ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है। ठीक है, उसका जो नेट रिजल्टेंट मिलेगा ना, वो सारे का जो रिजल्टेंट वैल्यूज है ना उससे हमको कम मिलेगा। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम क्यों करते हैं, टू गेट लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हमको जब लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए होता है तब हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, तो दो रेजिस्टेंसेस का जो एंड्स है ना, उस दोनों एंड्स को आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दो रेजिस्टेंसेस हुआ, तीन हुआ, यहाँ पे हम दो की बात किए ना, उसी तरह अगर तीन अलग अलग रेजिस्टेंसेस हुआ, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ, आपको क्या है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करना रहेगा, तो इस तीनों को हम तीनों का एंड्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस तीनों का एंड्स को क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। तब हमको क्या मिल जाएगा, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो आप देखिए
पहले ये क्या था, ऐसे स्लिम ट्रिम था, ठीक है। जैसे ही इसको हम तीनों का कनेक्शन किए ना, ये क्या हो गया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये हो गया, बढ़ गया। हम पैरेलल में हम इसीलिए बोलते हैं, पैरेलल में हम क्या बोलते हैं, जो मेरा ओवरऑल जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। और इसी इंक्रीज क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से हमको जो कंबाइंड रेजिस्टेंस मिलता है ना, हमको जो नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलता है, उसका वैल्यू जो होता है ना, वो हमको कम मिलता है। क्लियर अभी तक इतना? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम डेरिवेशन पे, ठीक है। और 2 पॉइंट्स पे, वहाँ पे हमको 2 पॉइंट्स मिला था, क्या कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है उसके थ्रू जो करंट फ्लो करता है ना, सब में सेम करता है। और जो सबका जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सबका अलग अलग होता है, ठीक है। अब पैरेलल में क्या होता है कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करें, इधर ड्रॉ करते हैं थोड़ा, ऐसे नहीं करते हैं। अब देखिए, ये मेरा हो गया क्या, R1 R2 दोनों कैसे है, पैरेलली कनेक्टेड है, दोनों क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। तो पैरेलली अगर कनेक्टेड है तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, करंट के केस में क्या बोलेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस के केस में हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे करंट के केस में देखिए, वहाँ पे हम बताए थे कि करंट तब तक सेम रहता है सारे रेजिस्टेंसेस में जब तक उसको कोई मतलब बीच में वो नहीं मिल जाए, उसका पाथ को कोई डिस्टर्ब ना करे। अब देखिए यहाँ देखिए, ये करंट यहाँ चुपचाप यहाँ से जा रहा था, जा रहा था। अब इसको मिल गया बीच में, ये दो पाथ मिल गया, उसका पाथ डिस्टर्ब हो गया। ये पानी ऐसे फ्लो हो रहा था, ऐसे फ्लो हो रहा था, ठीक है। बीच में क्या हो गया, कोई इसका नहर का ऐसे काट गया, कोई ऐसे काट गया। हाँ, अब पानी जो इधर फ्लो हो रहा था ना, वो कुछ उधर चल जाएगा, कुछ इधर चल जाएगा। हाँ, सेम चीज़ यही होता है, सेम चीज़ यही होगा। ये जो करंट है ना, पहले ऐसे फ्लो हो रहा था ना, अब क्या हुआ, करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, तो अब बीच में इसको ऐसे बाधा मिल गया, ठीक है। बीच में ऐसे क्या हो गया, इसका पाथ में डिस्टर्बेंस मिल गया, तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट इधर फ्लो होगा, कुछ अमाउंट ऑफ करंट उधर फ्लो होगा, ठीक है। फिर दोनों इधर फ्लो होने के बाद लास्ट में क्या होगा, दोनों मिलके फिर सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट करेगा। कहने का मतलब इस दोनों रेजिस्टेंसेस में जो करंट का वैल्यू होगा ना, अब सेम नहीं होगा। अब क्या होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि करंट जो क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है। करंट क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंट रेजिस्टेंसेस होता है ना, उसके थ्रू जो करंट का फ्लो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। पहला जो पॉइंट आया हमको, पहला पॉइंट जो मिला कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सबसे पहला पॉइंट, करंट flowing is different through different resistance, is different through different resistances। ये वो पहला पॉइंट कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमको करंट मिलता है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट मिलता है ना, वो डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के लिए डिफरेंट होता है। अगर हम बोले कि यहाँ पे मेरा जो करंट मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है, I1 मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, R2 मिल रहा है। ये जो करंट I इधर से जा रहा था ना, तो इसका कुछ I1 पोर्शन
R1 के थ्रू फ्लो करने लग गया, और जो कुछ I2 पोर्शन है ना वो क्या हो गया, R2 के थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अब सेम नहीं रहेगा, अब ये करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ करंट R1 के थ्रू फ्लो होगा, कुछ अमाउंट ऑफ करंट R2 के थ्रू फ्लो होगा, फिर ये इधर से फ्लो होने के बाद ये एट द एंड यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, वापस सर्किट में वापस आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट हमको क्या मिली है, सबसे पहला पॉइंट हमको ये मिला कि जो करंट फ्लोइंग होता है थ्रू डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, ठीक है, ये डिफरेंट होता है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में द करंट फ्लोइंग इज डिफरेंट थ्रू डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब हम अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप का बात करें तो एक चीज़ आपको बताएं थे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, ये दो पॉइंट्स के बीच में होता है। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसके बीच में होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम ऐसे लिखते हैं इसको वी ए माइनस वी बी। तो इस दोनों पॉइंट के बीच में अगर आप किसी को भी कनेक्ट कर दिए ना, आप कितना भी कनेक्ट कर दिए, बोले कि यहाँ पे आप एक कनेक्ट किए हैं, फिर दूसरा कनेक्ट किए हैं, फिर तीसरा कनेक्ट किए हैं, फिर चौथा कनेक्ट किए हैं, इस तरह करके आप हजारों कनेक्ट कर दिया ना, जब तक ये दोनों पॉइंट सेम है ना, क्या है, जब तक ये दोनों पॉइंट सेम है ना, अगर बीच में आप 1000 भी कनेक्शन कीजिएगा ना, सबका बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी ए माइनस वी बी होगा ना। यहाँ पर भी वही है ना, ये दोनों पॉइंट्स है मेरा, एक ए है और एक बी है। तो R1 और R2 का अगर हम आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछें तो वो कितना होगा, वी ए बी इक्वल्स टू व्हाट, वी ए इंटू वी बी, वी ए माइनस वी बी, यही होगा ना। R1 और R2 के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूछे तो वो कितना होगा, वी ए बी के बराबर होगा, ठीक है। और ये वी ए माइनस वी बी के बराबर होगा, और ये किसके बराबर है, ये जो सोर्स वोल्टेज है वी के बराबर होगा। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट रेजिस्टेंसेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंसेस आर सेम। ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। ये हुआ दूसरा पॉइंट मेरा, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछता है सब चीज़ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है ना वो क्या होता है, सब रेजिस्टेंस के थ्रू सेम होता है कि डिफरेंट होता है। जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है अलग अलग रेजिस्टर्स का, वो सेम होता है कि डिफरेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसमें क्या होता है, जो करंट होता है ना उसको अपना पाथ से पाथ उसका क्या होता है, बंट गया ना, उसका पाथ बंट गया। तो पाथ जैसे ही बटा ना तो उससे जो करंट है ना वो भी बंट जाएगा, जो करंट क्या आएगा वो भी बंट जाएगा। तो बढ़ जाने की वजह से ये जो करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी वजह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंट रेजिस्टेंसेस होता है ना उसके थ्रू जो करंट मिलता है ना वो हमको डिफरेंट मिलता है। बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना वो डिपेंड करता है दो पॉइंट्स के बीच में। जब तक वो दोनों पॉइंट मेरा सेम है ना तब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेरा सेम होगा। तो वही चीज यहाँ है, ये जो दो पॉइंट्स है मेरा क्या है, ए और बी है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जितना भी आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट कीजिएगा सारे का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी ए बी विच इज इक्वल्स टू व्हाट, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंसेस आर सेम। इस दोनों पॉइंट क्लियर, दोनों पॉइंट क्लियर है आप लोग को। यस सर। हाँ ठीक है, ये दोनों पॉइंट अगर क्लियर है तो आप यहाँ देखिए, ये जो हम बोल रहे हैं ये जो आई क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होकर I1 और I2 हुआ, ठीक है। बट फिर से जब ये वापस आएगा तो कितना आएगा, आई आएगा। ये I1 I2 क्या है, आई से ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि जो आई होगा ना, ये जो आई है ये किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर। ये चीज हम बोल सकते हैं जो आई है ये किसके बराबर होगा, मेरा I1 प्लस I2 के बराबर होगा ना। क्योंकि I1 I2 क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किससे हुआ है, आई से ही हुआ है ना। जो आई का अमाउंट ऑफ करंट फ्लो रहा था ना, इसी को दो ब्रांच मिला तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक तरफ I1 चल गया, एक तरफ I2 चल गया, बट दोनों को सम करेंगे तो किसके बराबर होगा, आपके आई के बराबर। तो हम ये चीज बोल सकते हैं ये जो आई होगा ये किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर, ठीक है। तो अगर ये होगा तो हमको अब ये चीज पता है कि जो वी ए बी है, ठीक है, वी ए बी है, ये किसके बराबर है, वी के, किसके बराबर है, वी के, ठीक है। और ये किसके बराबर है, V1 के, ये किसके बराबर है, V2 के।
जो वी ए बी है ये किसके बराबर है, वी के, ठीक है, और ये वी ए बी किसके बराबर है, वी वन और वी टू के। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कंडक्टर वन रेजिस्टेंस वन और जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस टू है ये किसके बराबर है, आपका वी के। ये चीज है। तो हमको ये पता है कि जो आई होता है ना वो क्या होता है, वी बाई आर होता है। ये चीज हमको पता है किससे, ओम्स लॉ से। तो अगर हम बोले कि रेजिस्टेंस आर के थ्रू जो ये आई वन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है इसको आप कैसे लिखिएगा, तो आप लिख सकते हैं आई वन इज इक्वल्स टू वी बाई आर वन। इसी तरह आई टू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, वी बाई आर टू। ये किस कहाँ से आ रहा है, ये चीज ओम्स लॉ से आ रहा है, ये चीज ओम्स लॉ से आ रहा है। पता है ओम्स लॉ में आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाई आर होता है। तो इस रेजिस्टेंस आर वन के थ्रू जो करंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी बाय जो इसका रेजिस्टेंस है आर वन। उसी तरह जो उसका करंट आई टू है, जो करंट आई टू है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी डिवाइडेड कितना जो रेजिस्टेंस है आर टू। ठीक है, ये चीज अगर हमको मिल गया, ये चीज अगर हमको मिल गया हमको, ये चीज अगर हमको मिल गया, और देखिए और हम क्या कर सकते हैं कि हमको इक्विवेलेंट निकालना है ना, हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस दोनों जो मेरे पास दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस है ना, ये तो दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस है ना, इससे हम एक सिंगल रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस कर देंगे, सिंगल रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस कर देंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट। इसको हम आर इक्विवेलेंट बोलेंगे। इसके थ्रू जो करंट का फ्लो होगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके थ्रू जो करंट का फ्लो होगा इस आर इक्विवेलेंट के थ्रू उसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर आई इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट बाय वी। ये चीज लिख सकते हैं हम, और सॉरी वी बाय आर इक्विवेलेंट। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है वही तो, सॉरी ये वी बाय आर इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा ये, वी बाय आर इक्विवेलेंट। जो आर इक्विवेलेंट के थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू, कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू वी बाय आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, आई वन मिल गया, आई वन इक्वल्स टू वी बाई आर वन, आई टू मिल गया, आई टू इक्वल्स टू क्या, वी बाई आर टू, और तीसरा मिल गया हमको क्या, तीसरा हमको क्या मिल गया, जो आई होगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं। तब इस तीनों को उठा के हम क्या करेंगे, इस तीनों को उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जो मेरा क्या था, आई इक्वल्स टू क्या था, आई वन प्लस आई टू था ना, हाँ। तो ये जो आई मेरा मिल रहा है, जो आई मिला उसको हम वहाँ पुट करेंगे, उसी तरह जो आई वन मिला उसको और जो आई टू मिला उसको। आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं आपको, आपका v बाय आर इक्विवेलेंट, उसी तरह आई वन की जगह v बाय आर वन, आई टू की जगह v बाय आर टू। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब दोनों तरफ से क्या हुआ, मेरा v कैंसिल आउट हो गया, v कैंसिल आउट हो गया, हमको क्या मिला, वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। ये चीज़ हमको मिला। तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला। ठीक है, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ, ये R4 हुआ, ठीक है, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ, ये R4 हुआ, सब अगर आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, सब अगर आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा ना, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको कैसे लिखते हैं, वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वन बाय आर वन
प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना सारा होगा हमको उससे कोई मतलब नहीं। कैसे लिखा आता है? ऐसे, ठीक है। उसमें क्या होता था, उसमें डायरेक्ट लिखते थे आर इक्विवेलेंस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 जितना रहेगा। इसमें ऐसा नहीं लिखते कि इसमें क्या करते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, इस तरह जितना सारा रहेगा सारे को क्या करेंगे, समेशन कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको? सर किसी को कोई दिक्कत? कैसे डेराइव हुआ, ये कहाँ से आया? नो सर। तो यहाँ देखिए, आपको हम यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन बता दिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन बता दिए, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं, इसके थोड़ा थोड़ा कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स और है सीरीज और पैरेलल में, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में और 2-3 को छोटा पॉइंट्स है, वो हम आपको आज नहीं बताएंगे। आज आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि आप और नया चीज़ को आप एक्सेप्ट कर पाइए, ठीक है। आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि नया चीज़ को एक्सेप्ट कर पाइए। ये जो नया छोटा छोटा चीज़ है वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। और आपको आज एक असाइनमेंट्स मिलेगा, आज एक असाइनमेंट हम देंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे, ठीक है, एमसीक्यू देंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड देंगे। ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम करवाए नहीं है, तो न्यूमेरिकल्स हम देंगे नहीं। अभी तक हम जितना पढ़ाए हैं ना, अभी तक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तक शुरुआत से लेके चार्जेस हो गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, करंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम जितना पढ़ाएं अभी तक, सब में हम आपका एनसीईआरटी का बुक्स हो गया, आपके आइसचंद का बुक हो गया, उससे छांट के आपको हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट क्लास में आपको उसको असाइनमेंट बना के लाना है। असाइनमेंट आपको मिलेगा, हम आपका जो टीचमेंट में जो असाइनमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पे हम डाल देंगे, आपके ग्रुप में भी हम सेंड कर देंगे। आपको असाइनमेंट बना के कहाँ पे सबमिट करना है, जो टीचमेंट का जो असाइनमेंट वाला सेक्शन है आपको वहाँ सबमिट करना है, ठीक है। उसका आंसर सिर्फ एमसीक्यू रहेगा, ओनली एमसीक्यू रहेगा और कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा, ठीक है। आपको वो बना के लाएंगे, एक एक इंडिविजुअल बना के तो लाइएगा, बट ऐसा नहीं कि गूगल से छाप के लाइएगा, क्योंकि हम एक एक के पीछे का रीजन पूछेंगे कि आप ये जो आंसर दिए हैं ये क्यों दिए हैं, ठीक है। थोड़ा चालाकी मत कीजिएगा, इतने मेहनत से हम पढ़ा रहे तो थोड़ा मेहनत आप भी कीजिए, ठीक है। आपको तो सिर्फ बैठ के पढ़ना है, हमको यहाँ बैठ के पढ़ाना पड़ रहा था। मेरा हालत तो आप लोग से ज़्यादा ख़राब है, 2 घंटा पढ़ाने में मेरा खुद हालत ख़राब हो जाता है। हाँ, तो हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कीजिए, थोड़ा आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आप लोग का बोर्ड से 10th है, ठीक है। हम इसी वजह से आप लोग का क्लासेस करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग अभी ना स्कूल्स खुल रहा है ना कुछ कर रहा है, घर में पढ़ने मन नहीं करता है। जब तक कोई पढ़ाता नहीं है ना, जब तक कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है ना, अपने से पढ़ने मन नहीं करता। सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, ठीक है। आदमी को बोलिएगा ना थोड़ा सा, क्या बोले, थोड़ा जाना, थोड़ा पहाड़ तोड़ दो तो वो तोड़ देगा, बट बोले अगर किताब खोल के तुम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठो, अपने से पढ़ने बैठो ना, सबसे मुश्किल काम आपका वही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको पता है कि अभी नहीं हो रहा है किसी के साथ, ये चीज़ हमको पता है अभी नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से क्या करें, इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि हम भी घर में हैं, आप लोग भी हैं, आप लोग का थोड़ा बोर्ड से अच्छा हो जाए, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट्स हमको आता है हम कोशिश करते हैं आप लोग को वो उतना अच्छा तरीका से बताएं, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स आपको आता है वो कोशिश करते हैं उतना तरीके से अच्छा से बताएं। क्लासेस लंबे होने के पीछे रीज़न है, क्लासेस मेरा पता है हमको बहुत रीज़न होता है, बहुत लंबा होता है, ठीक है, बहुत लंबा होता है। जिस चीज़ को आपको स्कूल में ये मतलब 1 या 2 क्लास में ख़त्म कर दिया जाता है, जिस चीज़ को स्कूल में 1-2 मुश्किल से 3 क्लास में ख़त्म कर दिया जाता है, यहाँ मेरा दूसरा वीक हो गया ख़त्म, ठीक है। अभी तक उस चीज़ के बारे में पूरा हम अभी तक क्लियर नहीं किए हैं। हाँ, आप लोग को पता है, आप क्लास किए हैं कि स्कूल में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितना देर में खत्म किया था, कितना आप लोग को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में बताया था, और सीरीज पैरेलल के बारे में कितना कितना तरीके से बताया था कि क्या होता है सीरीज, क्या होता है पैरेलल। हाँ, सिर्फ बता दिया होगा आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, डिराइव करके भी बता दिया होगा, बस उसके पीछे का रीजन क्या होता है क्या नहीं होता है आप लोग को डीपली जब तक जानिएगा नहीं कोई चीज़ को ना, तो आप लोग समझिए, कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को ना सिर्फ याद कर लेने से नहीं होता है, या फिर समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। खुद बैठ के समझना बहुत मुश्किल काम है। नहीं तो जो चीज़ हम पढ़ाते हैं ना, ये चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाँ, मेरे से लाख गुना अच्छा अच्छा टीचर है। हाँ, अब मेरे से बहुत अच्छा अच्छा टीचर्स है,
वो सब बैठ के आपको पढ़ा सकता है, यूट्यूब में अवेलेबल है। बट कितना ऐसा स्टूडेंट होंगे आप लोग में कि आप लोग यूट्यूब खोल के बैठते होंगे कि हमको ये चीज़ को समझ में आ रहा है, तो वो चीज़ नहीं समझ में आता तो फिर से नेक्स्ट यूट्यूब चैनल में जाते हैं कि हम वहाँ से समझेंगे, वो नहीं समझ में आता है तो टीचर के पास जाएंगे। कोई इतना स्टूडेंट में कैपेसिटी नहीं होता कि एक चीज़ को खुद से इतना सारा पढ़े। एक बार पढ़ लेता है ना, खुद बोलता है हम बहुत महान काम कर दिए, हम बहुत पढ़ दिए। ठीक है, स्टूडेंट में इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वो ऐसे जाए वैसे जाए। ठीक है, उसको एक गाइडेंस का जरूरत होता है, उसको एक प्रॉपर तरीके का जरूरत होता है, एक टीचर की जरूरत होता है जो उनको पढ़ाए, उनको बताए क्या होता है चीज़, क्या नहीं होता। ठीक है, तो हम आप लोग को बता रहे हैं, तो बस आप लोग को क्या काम करना है, तो हम छोटा छोटा जो असाइनमेंट्स देंगे ना, वो असाइनमेंट्स आप लोग को बनाना है और नेक्स्ट वीक में आप लोग को सबमिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में जो आपको थर्सडे को क्लास होगा, उसमें जो असाइनमेंट्स हम देंगे, असाइनमेंट आज रात तक या फिर कल सुबह तक आप लोग हम अपलोड कर देंगे। टीचमेंट का जो असाइनमेंट वाला सेक्शन है, उस असाइनमेंट वाले सेक्शन में जाइएगा, उस पर असाइनमेंट अपलोड रहेगा, असाइनमेंट को डाउनलोड कीजिएगा, क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद एज ए डॉक्यूमेंट उस असाइनमेंट वाला सेक्शन में आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग या फिर चाहे तो ग्रुप में भी सेंड कर दीजिए। ग्रुप में आप लोग को लगता है अगर सेंड नहीं करना है तो आप वही असाइनमेंट वाला सेक्शन में आप सेंड कर दीजिए, हम आपको क्वेश्चन टीचर में भी सप्लाई कर देंगे और आपको ग्रुप में भी भेज देंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ, तो फिर आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मिल लेंगे आप लोग से नेक्स्ट थर्सडे में, नेक्स्ट थर्सडे को मिलेंगे। तब तक आप लोग अपने असाइनमेंट्स वगैरह बनाइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। अभी जाइए, बहुत थक गए होंगे आप लोग, आराम कीजिए। ठीक है, यस सर। हाँ, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।